So, hello class 7 students, welcoming you all back to your chapter that is The Rise of Empires. और आज हम हमारे इस थर्ड एपिसोड का आगाज हम अपने इस टॉपिक से करेंगे। हमने पिछली क्लास में पिछले एपिसोड में हमने ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है we did this and left it right and आज हम अपना एपिसोड नंबर 5 जो सॉरी 3 जो है नॉट 5 3 जो है वो आज हम इससे शुरू करते हैं एंड द टॉपिक नेम टुडे इज trade routes and guilds. So देखते हैं कैसे ट्रेड बढ़ा ट्रेड रूट्स बढ़े and how that happened everything around it. So conducting military campaigns especially in distant lands is not as simple as might seem है ना। जो military campaigns है जो military के activities हैं चीजें हैं वो ऐसे ऐसी जगहों पे करवाना जो कि डिस्टेंट लैंड है मतलब आपकी जाने पहचानी जगह नहीं यू डोंट नो दैट प्लेस वहां पे करवाना इतना आसान नहीं जितना हमें लगता है राइट। कहते हैं ना जो चीज हमें कहने में आसान लगती है वो करने में आसान नहीं होती। So that is why एक ऐसे अनजान से जगह पे you cannot conduct military campaign that so easily, right? So that is one thing. Other than that, let us read more. Maintaining an army is a costly affair. Soldiers need to be fed, clothed, equipped with weapons, and paid. Elephants and horses need to be cared. Roads or ships have to be built and so on. है ना मतलब कि आर्मी को मेंटेनेंस ऐसे एक चीज हम लेते हैं गाड़ी मान लीजिए हम लेते हैं सो वी हैव टू मेंटेन दैट है ना हमें उसके टायर हवा भरवानी होती है हमें पेट्रोल डीजल सीएनजी जो भी भरता है उसको भरवाना होता है ऑल दैट हमें इसको सफाई करनी होनी अच्छी आती है करनी आनी चाहिए बाकी जितने भी आज इन चीजें हैं जो कि एक जरूरत होगी वो करना पड़ेगा क्योंकि हमने एक चीज ले ली दैट डजंट मीन कि वो हमारे पास जिंदगी भर रहेगी क्योंकि हर एक चीज को मेंटेन करना इज आवर वर्क है ना। मान लीजिए गाड़ी तो बहुत दूर की बात एक हम कपड़ा भी ले लेते हैं तो हम कपड़े को क्या पूरी जिंदगी भर ऐसे ही पहनते हैं नहीं ना। हम उसी कपड़े को पहनते हैं गंदा हो जाता है धोते हैं कि हमको अगर प्रेस होने वाला है प्रेस करवाते हैं राइट एंड देन वी डू दैट व्हाट दिस ऑल इज व्हाट मेंटेनेंस ऑफ दैट थिंग। तो एक आर्मी तो बहुत बड़ी चीज है तो एक आर्मी को मेंटेन करना जैसे वो बहुत बड़ी चीज है वैसे ही वो बहुत ज्यादा उसमें पैसे भी लगते हैं दैट इज इट इज अ कॉस्टली अफेयर क्योंकि जो लोग हैं जो सोल्जर्स हैं जो फौज है उनकी उनको खाना चाहिए है ना उनके खाने के साथ उनको कपड़े चाहिए है ना और उनके साथ आपका क्या क्या वेपन्स होने चाहिए हथियार होने चाहिए उनकी पेमेंट भी होती है उनकी कोई सैलरी उनका जो जो कि they are soldiers they will be like they will be needing salaries right so वो चीज भी है। other than that animals जो जो आपके as in इन सारी जगहों पे सारी चीजों पे जैसे कि आपका इन सारे आर्मी अफेयर्स में यूज होते हैं जैसे कि आपके हॉर्सेस हो गए एलिफेंट्स हो गए तो उन सब का भी ख्याल रखना हमारी जरूरत है ना। रोड और शिप्स जो बननी है उसको भी बनाना है ये सारी चीजें की जरूरतें जो है यहाँ को यहाँ पे समझ में आती है राइट। और these all these requires considering economic power कंट्रोल ओवर द वर्कफोर्स एंड एक्सेस टू द रिसोर्सेज मतलब कि ये सारे जो रिक्वायरमेंट है इसमें आपको इकोनॉमिक पावर है ना अच्छी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए जो वर्क फोर्स है जो आपके लोग हैं उस पर कंट्रोल होना चाहिए और जितने भी आसपास रिसोर्सेज हैं लैंड रिसोर्स कह लीजिए वाटर रिसोर्स कह लीजिए वॉट ऑल रिसोर्सेज विच यू ऑल हैव नेचुरल रिसोर्सेज या कोई भी रिसोर्सेज उस पे भी यू शुड हैव योर कंट्रोल ऑलराइट। सो दिस इज ऑल द थिंग अबाउट दिस if we move forward we can now understand that economic activity especially production and trade is one of the keys to maintaining an empire and ensuring people's welfare and quality of life which a good ruler should be concerned with मतलब कि जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना स्पेशली जो भी कोई प्रोडक्शन कह लीजिए ट्रेड कह लीजिए वो एक ऐसी चीज है जिसका एज एन आपको मेंटेनेंस रखनी चाहिए पूरे एम्पायर को मेंटेन रखने के लिए यू हैव टू मेंटेन दैट है ना। तो आपके लोगों की उससे क्या मतलब कि आपकी जो प्रोडक्शन है जो ट्रेड है उसको आपको पूरे एम्पायर को मेंटेन रख के रखती है लोगों की जिंदगियों को लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को पूरी वेलफेयर लोगों का उसी पे निर्भर करता है क्योंकि काइंड ऑफ वो जो चीज है ना वो आपके इसमें किस में आ गई वो आपके किस में आ गई भैया वो आपके आ गई की जी काइंड ऑफ लोगों का सारा कुछ उससे कनेक्टेड है। सो उन दोनों चीज यानी कि ट्रेड और प्रोडक्शन में स्पेशली एक जो अच्छा रूलर है उसको कंसर्न उसमें दिखाना चाहिए राइट। सो दैट इज वन थिंग है ना बिकॉज इट काइंड ऑफ have like your factors that are selecting your people's welfare and quality of life तो उस पे ध्यान देना है तो आपको एक अच्छे रूलर को इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। Therefore, establishing and controlling trade routes all over the empire territory and beyond is of great importance मतलब कि जो आपके ट्रेड रूट्स हैं यानी कि जहाँ से ट्रेड हो रहा है जिन रस्तों से है ना वाटर वेज लैंड वेज किसी से भी जो भी ट्रेड रूट हैं पूरे एम्पायर के टेरिटरी में और टेरिटरी के बाहर भी जहाँ पर उसका जो है उसको कंट्रोल करना उसको एस्टेब्लिश करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है राइट। दैट वे द गुड्स ट्रेडेड विल ग्रो इन क्वांटिटी एंड वैरायटी एंड मोर ट्रेड मींस मोर इनकम फॉर प्रोड्यूसर्स मतलब कि जो आपके गुड जो ट्रेड हो रहे हैं ना
वो धीरे धीरे और बढ़ते रहेंगे क्वांटिटी वाइज। आप और वेराइटियां लेके आओगे और गुड्स की क्वांटिटी बढ़ाओगे, है ना। और जितना ज्यादा गुड होगा, जितना ज्यादा ट्रेड होगा, उससे मतलब है उतना ज्यादा आपके पास पैसे आएंगे, है ना। सो मोर ट्रेड मीन्स मोर इनकम, मोर मनी फॉर हुम, फॉर द प्रोड्यूसर्स, है ना। प्रोड्यूसर्स के पास ज्यादा पैसे जा रहे हैं, तो जो लोग कौन ले रहा है टैक्स? रूलर जो भी है, किंग जो है, वो जो टैक्स ले रहा है, जो टैक्स कलेक्शन कर रहा है, तो वो रूलर का भी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, है ना। अब वो रूलर का टैक्स बढ़ेगा तो ज्यादा काम भी करवा सकता है। तो इस सेंस में आपका जो लोगों की वेलफेयर है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उस पर इफेक्ट पड़ता है ना। क्योंकि अब आपको मेरा जो लॉजिक था ये पहली वाली लाइन में, ये समझ में आ गया होगा। क्योंकि जो ट्रेड हो रहा है, जो गुड जो हो रही है, वो एज हम स्टार्ट करें धीरे धीरे हम क्वांटिटी, यानी कि इसकी क्वांटिटी बढ़ाएं, वेराइटी भी अलग अलग लेके आए तो और लोग लें भी, है ना। अदर देन दैट उससे क्या है, ट्रेड बढ़ेगा, पैसे बढ़ेंगे, प्रोड्यूसर के पैसे बढ़ेंगे, प्रोड्यूसर के पास ज्यादा पैसे, जो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं सब गुड्स एंड क्वांटिटीज जो भी, तो ज्यादा पैसे आएगा उसके पास, सो वॉट एवर हैपन, जो रूलर है वो उस पर ट्रेड ज्यादा लगाए, टैक्स ज्यादा लगाएंगे, देन बिकॉज ऑफ दैट टैक्स एंड एवरीथिंग, जो टैक्स कलेक्शन है तो रूलर का ज्यादा होगा, एंड दैट इज व्हाई, एंड दैट इज हाउ ही कैन हेल्प आउट अस, है ना, हमारी हेल्पिंग करेंगे। देन रिटर्निंग टू द केस ऑफ एंशियंट इंडिया, व्हाट वुड हैव बीन ट्रेडेड गुड, है ना। पुराने जमाने, पुराने इंडिया में, एंशियंट इंडिया में कौन कौन से ऐसे गुड्स होते हैं या कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है जो कि ट्रेडिंग में काम आती है, राइट। देयर इज अ plenty of evidence on this, at least both from literature and archaeological excavation. Textiles, spices, agricultural produce, luxury items such as gems and handicraft products, and various animals were among the main item of trade। यानी कि बहुत सारे हमें एविडेंस मिले हैं, यानी कि लिटरेचर वाइज भी, लिटरेचर वाइज मतलब कि लिखी पढ़त है उस चीज की, लिखा हुआ है कहीं पे। और आपका जो है हमने आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन कुछ फाइंडिंग्स जो करी है हमने, उससे भी हमें क्या पता चला है कि वहाँ पे टेक्सटाइल का, है ना, कपड़ों का, स्पाइसेस का, एग्रीकल्चरल जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका, बहुत लग्जरियस आइटम जैसे कि कोई हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, है ना, जो ऐसे लोगों ने हाथ से बना रखा है, या कोई ऐसे जेम्स, ये सब, और बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप ऑफ एनिमल्स का भी ट्रेड होता था, है ना। सो ऑल दिस brisk trade was not only limited to India. Many Indian goods were traveled towards distant countries by land and sea, है ना। मतलब इंडिया ही इंडिया में नहीं होता था ना, जैसे नॉर्थ में साउथ से चला गया, साउथ से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, ऐसे ही नहीं ट्रेड होता था, इंडिया में ही तो होता था जो होता था। बट इंडिया के बाहर भी इंडिया की चीजें जाती थी, है ना, बाय और मीन्स ऑफ लैंड या सी, है ना। उधर से आपकी जो ट्रेडिंग है बाय सी भी होती थी, बाय लैंड भी होती थी, राइट। मोर ओपन देन नॉट, traders were not just isolated individuals carrying out their own business, है ना। ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेडर्स थे वो सिर्फ यही नहीं थे कि वो अपना सिर्फ अपना जो बिजनेस है उसी को कैरी आउट करें, पर ये सभी करवा रहे थे। जो दे सून अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ जॉइनिंग फोर्सेस एंड क्रिएटिंग गिल्ड्स, श्रेणीज, है ना। मतलब कि उन्होंने देखा कि क्या क्या ऐसे फोर्सेस को ज्वाइन करने का हमारा बेनिफिट है, और उन्होंने फिर गिल्ड्स बना दिया, मतलब कि श्रेणियां बना दी, है ना। गिल्ड्स और पावरफुल एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर, क्राफ्टमैन, मनी लेंडर्स और एग्रीकल्चरिस्ट, है ना। तो जो गिल्ड्स थी यानी कि जो श्रेणी थी वो एज एन एसोसिएशन थी, किस किस की, ट्रेडर्स की, क्राफ्ट पर्सन की, क्राफ्ट्समैन की, जो मनी लेंड करवा रहे हैं उनकी, और जो एग्रीकल्चरलिस्ट है उनकी, है ना। As far as evidence shows, the guild had a head who was usually elected, an executive officer who were supposed to have all kind of ethical qualities. तो जो गिल्ड होता है ना, यानी कि जो श्रेणीज होती है, उनका एक हेड होता है जिसको ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट किया जाता है, ज्यादा लोग इलेक्ट करते हैं, है ना। और जो उनके ऑफिसर्स होते हैं उनको क्या होना चाहिए, उनको सारी जो इतनी भी क्वालिटीज हैं, एथिकल क्वालिटीज, जो काम आने वाली क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटीज, वो आनी चाहिए, राइट। टू थिंग्स मेड ट्रेडर्स गिल्ड अ रिमार्केबल इंस्टीट्यूशन, जो दो चीजें थी उसने जो ट्रेडर्स का गिल्ड था उसको बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूशन बनाई। पहली चीज क्या थी, दे ब्रॉट टुगेदर पीपल हु एंडेड अप बीइंग कोलैबोरेटर्स rather than competitor, as they realized that sharing resources and information on market supply and demand, workforce etc was to everyone's benefit, है ना। मतलब कि इन्होंने क्या किया था कि जो ट्रेडर्स वगैरह थे उन्होंने गिल्ड्स बनाई, शेयर्स बनाई, एक साथ हाथ जोड़े, है ना। जो भी ये सारे काम में मनी लेंडर आ गए, एग्रीकल्चर आ गए, क्राफ्टमैनशिप आ गई, ये सब जो भी इनका इंस्टीट्यूशन था बहुत हद में अच्छा भी था। पहली दो चीजें इनकी अच्छी थी। पहली चीज क्या थी, जो ये लोग थे उन लोगों को एक साथ लेके आते थे और कोलैबोरेट करते थे, मतलब कि एक साथ काम करते थे। जो कॉम्पिटिटर थे ना, एज एन जो एक ही चीज बेच रहे हैं बट अलग अलग बेच रहे हैं तो कॉम्पिटिटर हो गए, राइट। तो उनको वो एक साथ लेके आ जाते थे। ऐसे क्या होता था, जो एक बंदे के पास रिसोर्स है दूसरे के पास है, वो जुड़ जाते थे। जिसके पास किसी के पास एक के पास मार्केट की अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो दोनों को पता लग जाती थी। सप्लाई डिमांड की इन्फॉर्मेशन, वर्क फोर्स की, ये सारी की जो इन्फॉर्मेशन थी इन दोनों को मिलके दोनों अपना अच्छे से काम कर सकते थे। तो जो एज एन कॉम्पिटिटर काम कर रहे थे उनको एज एन कोलैबोरेटर कर दिया। ये तो पहली चीज। और दूसरी सेकंड, एज एन एशियंट एक्सपोर्ट
Yet cultivators, traders, herdsmen, money lenders and artisans have authority to lay down rules for their respective classes. मतलब कि फिर जो भी ये लोग थे ना, जैसे कल्टीवेटर हो गए, ट्रेडर्स हो गए, हर्ड्समैन हो गए, मनी लेंडर एंड सो ऑन एंड सो, उनके पास अपनी अपनी जो क्लासेस थी, अपनी अपनी जो श्रेणियां थी, उनके लिए रूल वो ले आउट कर सकते हैं, मतलब बता सकते थे कि आप ये करो, एंड देन रूल्स बताते थे ये लोग, ठीक है। In other words, guilds had the autonomy to create their own internal rules, and the king was not to interfere with them. And why should he if trade flourish, है ना। मतलब कि जो ट्रेडिंग की ये थी, सारी इंस्टीट्यूशन थी, इसमें जो जो लोग थे, है ना, वो आपके क्या अपने अपने रूल्स बनाते थे, अपनी अपनी चीजें बताते थे, कराते थे कि ऐसे होने चाहिए, क्या चीज ऐसे होनी चाहिए। एंड जो लोग थे, लोग मतलब एज एन ये लोग थे, वो तो अपने उसमें रहते थे, बट जो राजा था ही, मतलब उसको भी इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं था। और वो इंटरफेयर करे भी क्यों, क्योंकि जो आपका ये है सारा कुछ, जो आपका ट्रेडिंग वगैरह है, वो तो फ्लरिश कर ही रही है, राइट। क्योंकि इनकी ये श्रेणियां सी बन गई कि एक साथ काम करते हैं, ये काम करते हैं, तो काइंड ऑफ वो सारे लोग एज एन गो थ्रू कर रहे हैं, देख रहे हैं, राइट। Here it spread over large parts of India and endured for century, मतलब कि बहुत ज्यादा पार्ट्स ऑफ इंडिया में फैल गया और बहुत ज्यादा सेंचुरीज तक ये रहा। Even after they ceased to exist formally, their spirit continued to influence India's trade and business activities, sometime even to this day। है ना, मतलब ये एग्जिस्ट तो करते हैं फॉर्मली, बट खत्म हो गया इनका ये सब। बट देन ऑल्सो जो इसका स्पिरिट है ना, कि इंडियन ट्रेड का, इंडियन बिजनेस का, एक्टिविटीज का, उसमें आजकल भी आपको थोड़ी बहुत झलक उसकी दिख जाएगी, है ना। तो ये बात है। The institution of guilds provides an excellent example of self-organizing abilities of Indian society। मतलब कि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, मतलब कि खुद से ही अपने आप को इस तरह ऑर्गेनाइज कर दें कि दे कैन वर्क वेरी वेल टुगेदर, है ना। तो वो उनका बहुत ही काइंड ऑफ अच्छी एक बेनिफिट थी, अच्छा एक एग्जाम्पल हमारे पे लेके आ रहे हैं इंडियन सोसाइटी का, राइट। आप लोग बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये श्रेणियां जो थी, ऐसे जो लोग एक साथ काम करते हैं उनको ऐसे जोड़ता था, उनके लिए ले आउट करता था कुछ कुछ रूल्स, कुछ कुछ नियम, जिसको वो फॉलो करके काम करें। और ये पूरा पूरा एज एन इन टोटल, जो इंस्टीट्यूशन एज एन टोटल एज अ होल बहुत ही बढ़िया है, राइट। द एंशियंट विलेज यूनिट विद इट्स वेरियस कमिटीज एंड काउंसिल्स प्रोवाइडेड अनदर, है ना। जो ये विलेज यूनिट थे ना पुराने पुराने, वो अपने जितनी भी उनकी कमिटीज थी, काउंसिल थी, दूसरे को उससे मुहैया करवाते थे, वो लोग ऐसे काम करते थे एक साथ। Indeed, an enlightened ruler would let the people organize themselves and refrain from interfering if the local institution works satisfactorily, है ना। जो कि एक अच्छा जो रूलर होगा, जो अच्छा एज एन इनका राजा होगा, वो क्या कहेगा कि भैया जो एज एन अपने आप को ऑर्गेनाइज करके अपने से अच्छा काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज करके एज एन काम, एज एन ग्रुप्स बना के जो लोकल इंस्टीट्यूशन अच्छा काम कर रही हैं, तो वो क्यों आपका बीच में टांग अड़ा है ना। बिकॉज ही इज गेटिंग सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, यानी कि जो उसको रिजल्ट चाहिए वो मिल रहा है, ही इज सेटिस्फाइड विद व्हाट इज द रिजल्ट ही इज गेटिंग, राइट। अदर देन दैट, यहाँ पे एक मैम था, उससे पहले मैप को देखने से पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, लेट्स एक्सप्लोर। Observe the map of the trade routes, identify geographical features that help the traders travel across the subcontinent, मतलब कि आपको देखना है और बताना है कि कैसे कैसे सबकॉन्टिनेंट में घूमते थे। What modes of transport on those roads do you think available at that time, उस टाइम पे रोड में क्या क्या ट्रांसपोर्ट थे, ये आप देख सकते हैं। पहले ये देखिए, यहाँ पे तक्षशिला, शिबीपुरा, हस्तिनापुर, मथुरा, श्रवस्ती, काशी, कौशंबी, वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र, चंपा, प्रयाग ज्योतिषापुरा, है ना, तमरालिप्ति, कलिंगनागरा, उज्जैनी, द्वारका, है ना, भरूकच्चा, सुपारा, प्रतिष्ठाना, सुवर्णगिरी, सुवर सुवर्णगिरी, कंचीपुरा, कावेरी पट्टनम, मदुरई, मुचुरी। तो ये सारे, तो यहाँ पे जितने भी ये इंपॉर्टेंट रूट्स थे, राइट। और ये उत्तर पाठा, मतलब कि जो नॉर्थ काइंड ऑफ साइड थे वहां पे थे उत्तर पाठा, तो नॉर्दर्न के जो जाते थे जहाँ जाता, जैसे आप देख सकते हो। एंड जो ये यानी कि येलो कलर के वो दक्षिण पठा, सॉरी सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ये वाले आपके नॉर्थ के थे काइंड ऑफ, ये वाले आपके वैसे से थे। और जो बाकी रूट्स थे वो आपके बाकी दूसरा जो ये तीसरा कलर है उसके दिखते थे। तो यहाँ पे आपको उत्तर पठा और दक्षिण पठा के रूट दिख जाएंगे, जो कि अभी मैंने उसको हाईलाइट करा है, राइट। तो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। मेजर रिवर्स लाइक गंगा, यमुना, गोदावरी, माउंटेन passes and sea routes help traders travel and transport goods across subcontinent, है ना। उनकी उनकी वजह से वो सारा चीजें हो पा रही थी, एंड वो ट्रैवल काइंड ऑफ कर पा रहे थे, राइट। तो उस जमाने में किस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट थे जो कि रोड पे थे अवेलेबल उस टाइम पे, तो वो देख लेते हैं। तो जो पीपल थे, वो लोग थे, वो बुलेट कार्ट्स, है ना, हॉर्स कार्ट्स, बुलेट कार्ट की जो घोड़े से गाड़ी, घोड़े गाड़ी, बुलेट कार्ट्स, जो भैंस से गाड़ियां चलती थी, है ना, भैंस आगे लगती थी, एलिफेंट, कैमल्स, है ना, पैक एनिमल्स,
बोट्स, रिवर्स, बोट्स और शिप्स का, सॉरी नॉट रिवर्स। तो मतलब कि एज एन लैंड के लिए तो बुलक कार्ट्स, हॉर्स कार्ट्स, एलिफेंट्स, कैमल और जितने एनिमल्स थे ना, उनका इनका इनका हेल्प लेते थे, या तो एनिमल के ऊपर ही या फिर एनिमल के पीछे एज एन कार्ट बांध के, राइट। और एल्स अगर आपका पानी में है तो वहां पे आपकी बोट्स या शिप्स चलती थी। तो राइट, दैट इज इट फॉर दिस एपिसोड आई गेस, है ना। जो दूसरा है द राइज ऑफ मगधा, जो हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। तो जितना आज पढ़ा है हमने उसको रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा, और आज के एपिसोड नंबर 3 में इतना ही। ओके, सो बाय बाय।